जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ये क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी की, जिसमें से अभी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और 12th क्लास के पहले पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, 12th क्लास में 3 पार्ट में हिस्ट्री बटा हुआ है। इनके अपने अपने चैप्टर हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट में सेकंड चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें आपको समझनी है और क्या चीजें आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के हिसाब से, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। यहाँ पर हम राजा, किसान, नगर पर ध्यान देंगे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था क्या थी, ये लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच के समय के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या क्या विकास हुए, ये हमने पिछले चैप्टर में जाना। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। इसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में जाना था, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं और शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नए नगरों का उदय हुआ, उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ कुछ चीजों को रिपीट किया जा रहा है, ध्यान दिलाया जा रहा है कि आपने पहले क्या पढ़ा था। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब क्या है कि हमने जाना था कि इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहासकार और उनके विशेषज्ञ किस तरीके से ये जाने कि इतिहास में बीते हुए समय में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो हम किन किन चीजों का यूज करते हैं या इतिहासकार किन किन चीजों का यूज करते हैं। एक है अभिलेख, दूसरा है ग्रंथ, तीसरा है सिक्का, चौथा है चित्र। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रमाण देती हैं कि उस टाइम पर क्या चीजें कैसी थी। जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। हाँ, ये है कि हमें बहुत कुछ पता चलता है अभिलेखों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, पर सब कुछ पता नहीं चलता है। ये बात तो आप भी मानेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। टॉपिक है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। तो ये लाइन आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकारी, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को जाना था, उसका अर्थ निकाला था, उसको पढ़ पाया था। ये एग्जाम में यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। सबसे पहले जो सिक्के मिले थे उनमें इन्हीं लिपि का यूज किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रियदर्शी का मतलब क्या है ये भी बताया गया है। उसका मतलब है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सिक्के मिले हुए हैं
जिनमें लिपि है खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, उनमें पीदस्सी लिखा हुआ है। पीदस्सी का मतलब है कि मनोहर वाला, मुख वाला, आकृति वाला, मुखाकृति वाला राजा। और सबसे ज्यादा नाम आता है अशोक का, तो ध्यान दिया गया कि अशोक के लिए ही शायद पियदस्सी शब्द यूज किया गया है। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ लिया, तो उसी तरीके से बाकी भाषाओं पर ध्यान दिया गया। और जब उन भाषाओं के बारे में, उन लैंग्वेज के बारे में जान लिए, तो उस समय कौन से राजा थे, उसके बाद कौन से राजा थे, पूरे वंशावलियों का लिस्ट निकाला गया और भी काफी सारी चीजें जान ली गई इतिहास में। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। तो जैसे ही लैंग्वेज को जाने, तो फिर ये जानने के लिए ये लोग एक्साइट हो गए कि आखिर पॉलिटिकल चीजों में उस टाइम पर क्या था, कैसे था। और इसी हिसाब से उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर पॉलिटिकल रूप से अगर उस टाइम पर कोई परिवर्तन होता था, कोई चेंजेस होता था, तो क्या इकोनॉमिक एंड सोशली भी वहां पर मतलब उसका इफेक्ट पड़ता था या नहीं पड़ता था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। इसके साथ ही बगल में कुछ लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ दिखा है अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं यहाँ पर बताया हुआ है, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना। ध्यान रहे, जैसे कि एमपीपीएससी आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्या है कि 30 शब्दों में, 40 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो आप अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते कि अभिलेख क्या है, 30 शब्दों में बताइए, तो आप इतना लिख सकते हैं, ये याद होना चाहिए। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो अभिलेख किन्हें कहते हैं? या तो पत्थर के होते हैं, धातु के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, कोई कठोर सतह होती है, उस पर लिखी हुई चीजें होती है, कुछ चीजें उकेरी गई होती हैं। वो उनमें क्या होता है, किसी के बारे में कुछ उन्होंने हासिल किया हुआ है, कुछ काम किया है, कुछ विचार है अच्छे, वो लिखे हुए हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। तो यहाँ पर जैसे कि उस टाइम पर राजाओं के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, आज भी देखेंगे मंदिरों में जिन लोगों ने मंदिरों को स्थापित करवाया तो उनमें उनका नाम लिखा होता है, कब उसको उद्घाटन किया गया है, क्यों किया गया है, ये सब लिखे हुए होते हैं। कौन दान किया था, कितना दान किया था, जैसे ज्यादा दान किए होते हैं तो वो भी लिखा होता है। तो वही चीजें पहले भी कराई गई थी, पत्थर में लिखवाए गए थे, मिट्टी के कठोर सतह पर लिखवाए गए थे, किसी धातु पे लिखवाए गए थे, वो मिले हुए हैं और उन्हें यहाँ अभिलेख कहा गया है। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लिए, जैसे कुछ जगह डेट नहीं लिखा है अभिलेख में, तो जो जो अक्षरों का यूज किया गया उन अक्षरों को देख करके फिर यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग इस टाइम पर लिखा गया था। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है लगभग 250 ईसा पूर्व में जो आ जैसा शब्द है, आ अनार, उसे इस तरीके से लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार से लिखा जाने लगा। तो इस तरीके से ये लोग अनुमान लगा पाए कि किस समय अभिलेख को लिखा गया था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषाएं होती थी। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, जैसे कि आप पढ़ेंगे बार बार ये शब्द आएगा कि प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा क्या है, तो जनता जो लोकल लैंग्वेज यूज करती है उसे ही यहाँ पर प्राकृत भाषा कहा गया है। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम
प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में, जिनमें देखो प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद कितने थे, किस तरीके से थे, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। आरंभिक टाइम पे कब की बात की गई है? जो 6वीं शताब्दी है उसके बारे में बात की गई है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया। तो 6वीं शताब्दी का टाइम जो है, उस टाइम को लोहे का विकास का टाइम मानते हैं। यहीं से लोहे का विकास हुआ, लोहा मिला, उसका क्या क्या यूज हो सकता है, ये सब मिला। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास इसी टाइम से हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हम पढ़ते हैं वहां पर 16 महाजनपद का उल्लेख है, ये बताया गया है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, पर यह भी बताया गया है कि इन बौद्ध ग्रंथों में कई सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, तो उनमें एक जैसा जो महाजनपद के नाम है वो नहीं है, अलग अलग है, कुछ बदल जाते हैं। लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनमें ये नाम जो है वो सेम मिले हैं महाजनपद के रूप में। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये नाम सेम है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ठीक है, जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उनमें ज्यादातर से जो महाजनपद थे उनमें राजा शासन करता था। लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य थी और वहां पर ग्रुप बना करके वहां शासन किया जाता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। कुछ महाजनपद ऐसे थे जो गढ़ थे, संघ थे, कई सारे लोग मिलकर के समूह बनाए थे और वही समूह यहाँ पर शासन करता था, जिन्हें राजा कहा जाता। उस समूह में जितने लोग शामिल थे वो सब लोग राजा कहलाते थे। यद्यपि स्रोत के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते थे, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। तो प्रत्येक मतलब 16 महाजनपद है, उनकी अपनी राजधानी थी और उन राजधानियों को किले से घेर दिया जाता था सुरक्षित रखने के लिए। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भी भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। अब किसी चीज को सुरक्षित रखना है, उसके लिए सेना लगाए गए हैं या कोई उपकरण लगाए गए हैं, हथियारों का यूज किया गया है, तो पैसा तो लगेगा। वही बात यहाँ पर कही गई है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। अब यहाँ पर कहा गया कि उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज में ब्राह्मणों ने क्या किया, धर्मशास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। इनमें शासक सहित अन्यों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। अब इस धर्मशास्त्र में शासक राजा जो होता था किस तरीके से शासन करेगा, कौन कौन से नियमों का पालन करेगा, ब्राह्मणों ने उसमें वो लिखा हुआ है। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। इसी धर्मशास्त्र में जो ब्राह्मणों ने बनाया उस पर लिख दिया कि क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए राजा। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। इन लोगों ने लिख दिया कि जो राजा है अपने यहाँ के किसानों से
व्यापारियों से और शिल्पकारों से टैक्स लेगा, भेंट वसूल करेगा। तो इन लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? ये अभी नहीं पता है, ये अभी मन में सवाल है। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। तो ये विशेषज्ञ बताते हैं, इतिहास के विशेषज्ञ, कि हाँ, हमने जब जाना इतिहास के बारे में, तो जो राजा रहा करता था, युद्ध करता था और युद्ध में से जो भी अर्जित करता था धन संपत्ति, वो काफी ज्यादा हुआ करता था अपने शासन को चलाने के लिए। इसके अलावा राज्यों में जो लोग रहा करते थे तो कई अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे, तो उन वर्ग से भी टैक्स वसूलते थे या नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ध्यान देना, 16 महाजनपद है, यहाँ पर राजा शासन कर रहे हैं। उनमें से कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर राजा क्या किए, पहले तो क्या होता था कि किराए में सेना ले लेते थे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि जब हम पैसा ही खर्च करते हैं, समय ही लगाते हैं, तो हम अपनी सेना तैयार कर लेते हैं, अपने हथियार तैयार कर लेते हैं और ऐसा करते हैं। उसके बाद भी कई सारे महाजनपद और के राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि जब युद्ध करना होता था तब वो किसानों को ट्रेनिंग दे देते थे कि युद्ध में किस तरीके से तुम्हें लड़ाई करनी है, और उन्हें हथियार भी दिला देते थे। और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता था, वो किसान वापस अपने खेतों में चले जाते थे। मतलब ये है कि किराए पे सेना रखते थे। यहाँ पर इसी बात को यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा है ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। तो यहाँ पर ओलिगार्की क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम 16 महाजनपद में से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में, कि आखिर मगध में क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम पर। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध किसे कहा जा रहा है, जो आज का बिहार है, वो वाला एरिया मगध का नाम से जाना जाता था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो मगध के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा है। आज का जो बिहार है वो उसमें शामिल था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। तो जैसे कि बात कही गई है कि महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्यों था? तो एक रीजन बताया जा रहा है कि वहां पर जो उपज थी खेती करने की, वो सबसे अच्छी थी। दूसरा यह है कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी। तो लोहे की खदानें उपलब्ध थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, किसके, लोहे की खदानें। इसके बाद पहली बात तो लोहे की खदानें उपलब्ध है, मतलब उससे हम आसानी से कोई भी हथियार बना सकते हैं। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तीसरा रीजन बताया जा रहा है कि वहां पर जंगल थे, जंगल में जंगली हाथी उपलब्ध थे और हाथी का यूज उस टाइम पर युद्ध के लिए भी किया जाता था। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। तो यहाँ पर चौथा रीजन ये भी बताया गया कि वहां पर गंगा नदी है। गंगा नदी में होने की वजह से, वहां पास में से होने की वजह से जो परिवहन व्यवस्था थी वो आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध थी, ठीक है। आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इसके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। तो यहाँ पर मगध शक्तिशाली क्यों था, ये 4 रीजन बताया गया। 5वां रीजन ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पर जो जैन ग्रंथ मिले हैं, बौद्ध ग्रंथ मिले हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम के जो शासक थे, वो शासक की नीतियां थी जो मगध को मजबूत की थी और शक्तिशाली बनाए। तो यहाँ पर आप 5वां रीजन ये दे सकते हैं कि राजा की अपनी जो नीति थी, ये भी मायने रखता है किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए। प्रारंभ में राजगाह, जिसे आज राजगीर बोलते हैं बिहार में, मगध की राजधानी थी।
तो यहाँ पर यह भी कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? सबसे पहले राजगाह। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। तो राजगाह का मतलब क्या है? राजाओं का घर। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो लोग बिहार से हैं उनके एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि बीपीएससी है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। तो राजगाह किलेबंद था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो फर्स्ट राजधानी राजगाह एंड सेकेंड राजधानी मतलब सेकेंड टाइम बना पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले राजगाह थी, बाद में पाटलिपुत्र बन गया। अब इसे पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। तो पटना कहाँ? गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भाषाएं और लिपियां लिखी हुई है, देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, मतलब कि लोकल लैंग्वेज में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख आरामीक और यूनानी भाषा में है। पश्चिम और उत्तर, जो भारत का पश्चिम और उत्तर वाला हिस्सा है, जैसे कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर से जो भी अभिलेख मिले अशोक से रिलेटेड वो आरामीक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। आरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक कर लेना। ये 2 बार रिवीजन करेंगे, याद रहेगा। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। तो मगध के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इनको माना जाता है, जो कि 321 ईसा पूर्व के आसपास थे। तो मगध में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य यहाँ पर शासन किया। तो आपको ध्यान रखना है, मगध, यहाँ पे आया कौन पहले? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पर इन्होंने शासन किया। पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। तो मगध का जो शासन रहा है वो कहां तक? अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो कहां से जानकारी प्राप्त हुई? मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज के इंडिका जो काफी फेमस है। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। एक और सोच जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, ये 2 बुक ऐसे हैं जिनके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में ज्यादा जानकारी मिलती है। संभवतः इसके कुछ भाग की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। तो इसके अलावा मौर्य शासकों के बारे में कहां से पता चलता है? जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और कुछ पौराणिक ग्रंथ है, वहां से पता चलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाया उसमें क्या लिखवाए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। वो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन? राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी। तो कौन 5 राजनीतिक सेंटर थे इनके? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और तोसली, सुवर्णगिरी। ये याद रखना है। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। मन में सवाल आया कि आज जो बिहार है, बिहार से आप पाकिस्तान तक अगर मैप में देखते हैं, रियलिटी में उसको जानते समझते हैं, तो देखेंगे कि पाकिस्तान का उस एरिया जहां पर तक्षशिला है, वहां तक, यहां से लेकर के, बिहार से लेकर के फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो एक राजा क्या इतने बड़े एरिया को संभाल सकता था? और अगर संभाल सकता था तो कैसे, और नहीं संभाल सकता था तो कैसे? क्या चीज थी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकने में उनकी मदद की थी? इस पर विचार किया जा रहा है। तक्षशिला कहाँ है? ये यहाँ पर बता दिया गया है। ये है तक्षशिला। ये देखिए भारत के किस हिस्से में रहा है उस टाइम पर। उज्जैन कहाँ पे है? सारनाथ कहाँ पे है? पाटलिपुत्र कहाँ पे है? ये थे। जब थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अशोक का साम्राज्य कितने लंबे एरिया में फैला हुआ था। शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो जाहिर सी बात है कई सारे अधिकारी रहे होंगे और वो अधिकारी जरूर प्रशासन संभालने में मदद करते रहे होंगे, क्योंकि एक राजा अकेले इतने बड़े शासन को नहीं संभाल सकता था। ध्यान दिया जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान वाला एरिया देखा जाए तो वो पहाड़ी वाला एरिया है, और अगर उड़ीसा वाला एरिया देखें हम, जहां पर कलिंग युद्ध हुआ था, तो वो तटवर्ती है, तट वाला एरिया है, समुद्र है पास में। दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों की परेशानियां अलग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे और वो लोग अपने तरीके से वहां के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे संभालते रहे होंगे। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने के पहाड़ अर्थात कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस लिए फेमस था? सोने के पहाड़, मतलब कि यहाँ पर जरूर सोना मिलता था, इस वजह से इसे सोने के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन कहाँ पे स्थित था? इनके व्यापार मार्ग पर स्थित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। तो मौर्य साम्राज्य में जमीनी या स्थल मार्ग भी अपनाया गया था और जल मार्ग भी अपनाया गया था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो ये ध्यान रखना है, मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किसका उल्लेख किया है, ये ध्यान रखना है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथरोहियों, छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकार नियुक्त करना। तो यहाँ पर ये देखिए मेगास्थनीज ने सैनिकों के लिए जो भी चीजें बताई उनमें बताया कि एक समिति थी और 6 उप समितियां थी। जो एक समिति थी वो क्या काम करती थी यहाँ पे लिखा है, बाकी जो उप समिति थी ये क्या काम करती थी यहाँ पे। ये लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से।
अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया। ये तो पता ही होगा कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित होता है और उसके बाद धम्म का मार्ग अपना लेता है। अब धम्म के माध्यम से वो पूरे साम्राज्य को संभालता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, धम्म के प्रचार के लिए कौन अधिकारी था? धम्म महामात। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या चीजें बताई गई हैं। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। तो कुछ लोग क्या करते थे? नदियों की देखरेख करते थे, भूमि मापने का काम करते थे। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख द्वार का निरीक्षण करते थे। इसके अलावा ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। तो ये सब काम करते थे जैसे कि आज चलता है। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य उस टाइम पर कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। तो 19वीं सदी जिस टाइम पर हम औपनिवेशिक काल में थे, अंग्रेजों के एक तरीके से उनके कब्जे में थे, या यूं कहो कि अंग्रेज अपने हिसाब से सत्ता चला रहे थे। तो उस टाइम पर जो इतिहासकार थे उन्हें मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कई सारी मूर्तियां मिली, वस्तुएं मिले, वो उस चीज को जानने के लिए एक्साइटमेंट। अब जैसे जैसे जानते जाते हैं उनको ये चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती कि आखिर उस साम्राज्य में क्या था, कैसे शासन चलता था। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता था। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र में देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी से पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित होने लगे थे। तो यहाँ तक जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने अभी देख लिया। अब इसके बाद टॉपिक है राजधर्म के नवीन सिद्धांत पे। यहाँ पर टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण ये भारत है, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहां के बारे में बात की जा रही है। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा शामिल है। इसमें चोल, चेर, पांड्य इनका उदय होता है। इन्हें सरदारियों के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आए। तमिलकम जैसे शब्द का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ये तीनों का कुछ एरिया शामिल है। यहाँ पर सरदार और सरदारी, यहाँ पर मतलब बताया गया कौन होते थे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, यह होता है जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और
विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। क्या क्या? सबसे पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही उसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे उसी के खानदान के लोग। और इसका काम क्या होता था? कुछ विशेष पूजा के लिए जैसे कि अनुष्ठान होना होता है, वो अनुष्ठान करना, युद्ध के समय नेतृत्व करने का काम है, और विवादों को सुलझाने का काम, वहां पर जो विवाद है वहां मध्यस्थता का काम करते हैं। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, इसके अंडर में जो लोग रहते थे उनसे भेंट लेता था। जबकि जो राजा हुआ करते हैं वो क्या किया करते हैं? वसूली किया करते हैं, कर वसूली किया करते हैं, और यहाँ पर भेंट लेते हैं, बस यही अंतर है। अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होने का मतलब है कि जब युद्ध करना होता है तो उस टाइम पर सेना इकट्ठा किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद युद्ध में जाते हैं, और युद्ध खत्म होते ही उन्हें वापस उनके काम में भेज दिया जाता है। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। जो तमिल संगम ग्रंथ है, तमिल में ऐसे कई सारे ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, उनमें सरदारों के बारे में बताया गया और वहीं से इनके बारे में ही हमें पता चला है। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। मतलब जो राजा हुआ करते, जैसे यहाँ पर हम सरदार और सरदारी के बारे में पढ़े, चोल चेर पांड्या, तो उन्हीं की बात की जा रही है कि उन्हीं राजा जो उनको पैसों की जरूरत होती थी, राजस्व की जरूरत होती थी, तो वो लंबी दूरी तक व्यापार करते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। तो इसमें केवल चोल चेर पांड्य शामिल नहीं थे, सातवाहन भी शामिल थे, शक भी शामिल थे। ये लोग भी राजस्व जुटाने के लिए दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। तो सातवाहन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर ये बताया हुआ है। सेना के लिए हाथी पकड़ना, यहाँ पर क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है। तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हाथी को पकड़ने के बारे में लिखा हुआ है। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। तो इतने सारे लोग हैं जो जंगली हाथी को पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब कहा जाएगा 6 लाख पैदल सैनिक थे, चलो फिर भी ये संभव हो सकता है। 30,000 घुड़सवार मतलब 30,000 घोड़े का इंतजाम रहा होगा, 9,000 हाथियों का इंतजाम हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं कि इतने सारे हाथी या घोड़े कैसे आए होंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि काफी अतिशयोक्तिपूर्ण ये बात लग रही है। इसके बाद टॉपिक है दैविक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। आज भी देखेंगे कि अगर किसी भी चीज को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं तो उसका महत्व समाज में अलग ही हो जाता है और उसको लोग इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। आज चाहे आप चुनाव होते हुए देखिए तो वहां पर कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड मुद्दा लेकर के आया ही जाता है। चुनाव के आसपास ऐसा समय आता है जहां पर धर्म से रिलेटेड मुद्दा जरूर आएगा, जिससे लोगों का ध्यान जाए, उन्हें वोट मिले। वैसे ही उस टाइम पर राजा के साथ था। राजा अपने आप को महत्व दिलाने के लिए वो धर्म से जुड़ता था, ईश्वर से जुड़ता था, और वही बात जब लोगों में पता चलती थी तो फिर वो लोग राजा का सपोर्ट करते थे।
मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब कि कुषाण शासकों ने इस उपाय को अपनाया था। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। तो ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में माट के देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां लगाई गई थी, ये ध्यान रखना। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कहने का मतलब ये कि अफगानिस्तान में जो मूर्तियां मिली हैं और उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहां पर मूर्तियां मिली हैं, वो मूर्तियां इस वजह से लगाई गई थी कि राजा अपने महत्व को बढ़ा सके। जैसे कि देवताओं के लिए मंदिर होते हैं, वैसे ही इनकी भी स्थापना की गई थी। राजाओं ने अपनी मूर्तियों की स्थापना करवाई थी, तो अपने आप को देवता के समान बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। तो मतलब कि चीन में जो शासक थे वो लोग भी कुछ ऐसा ही मानते थे कि हम देव पुत्र हैं, भगवान ने हमें भेजा हुआ है, ऐसा करके। 4वीं शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य और उसके अलावा और कई साम्राज्य हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपने निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कहा कि अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों, मतलब कि उस स्थान में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका यूज करके अपना जीवन निर्वाह करने का काम करना। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जो गुप्त शासक के साहित्य लिखे गए थे, जैसे कोई भी साहित्य, कोई भी इतिहास लिखने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है, ध्यान रखिए। साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों, इनका यूज जरूर किया जाता है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत में की थी। तो यहाँ पर ये लाइनें आपको लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज कुषाण सिक्कों का अग्रभाग है, कनिष्क पृष्ठ भाग और देवता इसमें किस प्रकार से इमेज बने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है। यहाँ लिखा है पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा। यह तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का एक अंश है। तो ये ध्यान रखना, शिल्पाधिकारम क्या है? एक महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाएं, उनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सूरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे और शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। कौन? पांड्य सरदार थे सेनगुत्तुवन। जब ये वन यात्रा पर जाते हैं तो वन में जो लोग रहते थे तो उन्होंने इतनी सारी चीजें
भेंट में देने के लिए उनके लिए लेकर के आए। ये बात शिल्पादिगारम में लिखा हुआ है। ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को आप देखिए कितना बड़ा इमेज यहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके से है कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर है, बस यहाँ पर सिर नहीं है, बाकी पूरा भाग यहाँ पे दिया हुआ है। बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति थी। ये कुषाण राजा की एक मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अब ये आप देखिए, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। प्रयाग प्रशस्ति में कुछ लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें जो लेख लिखे हुए हैं, उस लेख में बताया गया है कि समुद्रगुप्त को कहा जा रहा है कि धरती पर उनके जितना कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। यहाँ पर समुद्रगुप्त के पावर के बारे में बताया गया है। एक तरीके से प्रशंसा की जा रही है कि वो जहां भी जाते, जिस राजा से लड़ते, उस राजा को हरा करके ही आते थे। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। तो यहाँ पर भले और बुरे से रिलेटेड बातें भी कही गई हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहज कायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में इतनी सारी बातें समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई हैं। लिखा हुआ है बदलता हुआ देहात। इसमें टॉपिक है जनता में राजा की छवि के बारे में। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, ये सवाल है। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईसा के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। जातक कथाएं कब लिखी गई? पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में और पाली भाषा में। यहाँ पर जो इतिहासकार है इस बात को सोचने पर मजबूर है कि इतिहास में राजाओं का जो वर्णन लिखा हुआ है, अभिलेखों में लिखा हुआ है, उसमें राजाओं की तारीफ की गई है, पर वास्तविक में राजा कैसे थे, जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा था, ये हमें कैसे पता चले? क्योंकि जनता ही थी जो ये बात बता सकती थी और इससे रिलेटेड कोई भी चीज मुश्किल से ही मिलती है। अब इतिहासकार क्या किए कि आपने देखा होगा अभी पंचतंत्र और जातक कथाएं से रिलेटेड कई सारी बुक होती हैं जो मिल जाती हैं। तो इतिहासकारों ने ये देखा कि जो ये कहानियां हैं ये पहले बोल करके दूसरे को सुनाई जाती थी, समझाई जाती थी, फिर उसी को लिपिबद्ध कर दिया गया है, मतलब एक पुस्तक में छाप दिया गया। इन कहानियों के माध्यम से ही उस टाइम के राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत सही लेकिन पता चल पाया कि वास्तविकता में राजा किस प्रकार से थे। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। तो गंधतिंदु नामक ये जो जातक कहानी है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहानी है, जातक कहानी है, ठीक है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। तो एक कहानी में कह रहे हैं कि राजा के वजह से, राजा की कुटिलता के वजह से जनता किस प्रकार से दुखी रहती है। उनमें कौन कौन शामिल है ये भी बताया गया। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी भी शिकायत की थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए हैं। तो यहाँ पर राजा क्या करते हैं, इस कहानी के अकॉर्डिंग अपनी जनता के बीच वो भेष बदल करके जाते हैं कि आखिर राजा के बारे में जनता क्या सोचती है।
तो पता चल पाता है कि उनमें कितनी बुराई है और वो जिस प्रकार से शासन संभाल रहे हैं, तो वो शासन की वजह से जनता में उनकी कितनी बुरी छवि बनी है। जनता का कहना यह था कि जो राजा है एक तरीके से वो भी बेकार राजा है। वो इस वजह से कि रात में जब हम सोते हैं तो पहली बात तो सुरक्षा नहीं दे पाते, डकैत आते हैं, छीन झपट करके सब ले जाते हैं, और दिन में राजा की अपनी सेनाएं हैं जो आते हैं टैक्स वसूल के लेके जाती है। तो ना हम दिन में चैन से रह पाते हैं ना रात में, और हमारे खाने पीने का नहीं बचता है, वो अलग। तो ये बात राजा को पता चलती है, कब? भेष बदल के पता चलता है। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। तो इस तरीके से इतिहासकार पता कर पाए कि आखिर उस टाइम पर शासन में जनता शासक के बारे में क्या सोचती थी। यहाँ साथ में कुछ बातें लिखी हुई हैं। गुजरात की सुदर्शन झील, गिरनार जो कि मानचित्र में दिया गया है, गिरनार फिलहाल गुजरात में है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, ये ध्यान रखने, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है, मतलब कि मानव निर्मित है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलाशयों और जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कौन करवाया? मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल है, उन्होंने करवाया। लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। तो बाद में रुद्रदामन जो शासक रहा उसने उसकी मरम्मत करवाई और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। मतलब कि झील को बनवाया था मौर्य काल में एक राज्यपाल के द्वारा, उसके बाद दो राजाओं ने इसकी मरम्मत कराई। उपज बढ़ाने के तरीके, अब यहाँ पर ये ध्यान दें, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल्का प्रचलन था जो 6ठी शताब्दी ईस्वी से ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग का मतलब ये है कि जुताई करने का। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ, इससे पहले शुरू नहीं हुआ था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे उन्हें खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। कहने का मतलब ये है कि कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पानी की कमी थी। पानी की कमी की वजह से लोहे के फाल जुताई के लिए उपयोग नहीं हो पाते, तो उसकी जगह कुदाल बनाया जाता था। ये कुदाल किस टाइप के कि एक मोटा डंडा रखा जाता था और यहाँ पर लोहे का इस तरीके से थोड़ा सा रहता है जिससे लोहे का कुदाल बोलते हैं, और इसी से मिट्टी की खंदाई करते हुए पूरे एरिया की जुताई टाइप की कर देते हैं। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। अब जहां पर बारिश कम होगी तो कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से सिंचाई किया जाता था। व्यक्तिगत लोगों और कृषकों समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों और जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेख में भी करवाया। टॉपिक है ग्रामीण समाज में
विभिन्नताएं। यदि भी खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। मतलब कि खेती करने के लिए नई नई तकनीकों को अपनाया गया, जिससे कई जगह उपज बढ़े, लेकिन सब जगह सेम उपज नहीं बढ़े और उसका लाभ भी सेम नहीं था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या शब्द है गृहपति? ये कौन होते हैं? गृहपति छोटे किसानों के लिए और छोटे जमींदारों के लिए। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि विल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अड़ीमेई। तो ये यहाँ पर ये लाइन पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है विल्लालर को। किनको बोल रहे हैं? बड़े जमींदार। सेकंड क्या है? हलवाहा, हलवाहा या उलवार और दास अड़ीमेई। ये शब्द याद रखना है, ठीक है। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व या श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। तो जो इंपॉर्टेंट है उन पर हमने ध्यान दे लिया। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है सीमाओं का महत्व। तो कहाँ पर क्या है ये देखते हैं। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। मतलब ये कि इसमें जो भी लिखा है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में राजा को एक सलाह दी गई है। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसीलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत। सीमाओं के निर्धारण के लिए उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व इस भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। तो यहाँ पर सीमा निर्धारण के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है ये बताया गया है, और ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल ऊपर जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। गृहपति, गृहपति घर का मुखिया होता था। घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी होता था। ये इंपॉर्टेंट है। गृहपति कौन हो तो आपको ये शब्द याद रखना है, इसका थोड़ा सा डिटेल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब इसमें देखते हैं कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। जिस टाइम से ईस्वी की शुरुआत होती है, ईसा की शुरुआत होती है, तो वहां पर से भूमिदान के सबूत मिलने लगते हैं। ये यहाँ पर कहा गया है। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते हैं। मतलब कि ये है कि उस टाइम पर कुछ चीजें तो चलो पत्थरों पे लिखे हैं तो जस के तस पड़े हैं, बाकी चीजें क्या है, जैसे कि आज कागज है, उस टाइम पर ताम्र पत्र थे, तो उनमें लिखा हुआ मिलता है, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। जैसे कि आज डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी को जब जमीन बेचते हैं या दान करते हैं तो वो लिखा होता है, सबूत होता है वो उसके पास। वैसे ही उस टाइम पर हो सकता है कि ताम्र पत्रों में जो लिखे हुए चीजें मिल रही है वो इसलिए इसका यूज किया जाता था ताकि उसके पास सबूत रहे, वो हाथ में लेकर उस सबूत को घूम सके, कोई मांगता है तो वो सबूत दिखा सके।
भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। तो ज्यादातर से देखा गया कि जो भूमि दान किया गया है वो ब्राह्मणों को दिया गया है या फिर धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया है। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है, कुछ तमिल, तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर हम ध्यान से विचार करते हैं। तो यहाँ पर एक अभिलेख है, उस अभिलेख के बारे में बताया गया। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थे। तो और इसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। इसने जो अभिलेख लिखवाया हुआ है उस अभिलेख के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। तो यहाँ पर प्रभावती गुप्त का नाम स्पेशली इसलिए लिया गया इस अभिलेख के माध्यम से, जिस पर चर्चा चल रही है, कि कहा गया है कि जो धर्मशास्त्र है जिसे ब्राह्मणों ने लिखा था वो धर्मशास्त्र है जिसमें राजा कैसे रहेंगे, क्या काम है जनता के प्रति, क्या उनकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। तो वहां पर यह भी बता दिया गया है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा और संपत्ति में भूमि का तो अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि ये जो अभिलेख मिला हुआ है, इस अभिलेख में प्रभावती गुप्ता ने क्या किया है, भूमि भी दान किया हुआ है और अपने दान करने के बारे में उसमें लिखाया भी है, मतलब उस अभिलेख में छपा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला हो रहा है। तो फिर ध्यान दिया गया कि हो सकता है ऐसा हो कि क्योंकि वो एक रानी है और रानी के पास तो संपत्ति होती है, हो सकता है आम जनता जो थी, आम जनता के लिए ये नियम कानून इस प्रकार से रहे हों। यह भी संभव है कि धर्म शास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो, या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर प्रभावती गुप्त के बारे में हमने बात किया, तो हो सकता है कि ये लोग उस धर्म शास्त्र के सभी नियम कानून को इतने कड़ाई से फॉलो नहीं करते रहे हों, या हो सकता है कि ये लोग मानते भी ना रहे हों। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस अभिलेख में से कि ब्राह्मण थे, किसान थे और बाकी लोग थे। ये लोग जो राजा रहा करते थे, राजा को कुछ ना कुछ भेंट में दिया करते थे, कुछ टैक्स के रूप में दिया करते थे। तो वो ये अभिलेख में लिखा हुआ है। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए थे। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, मतलब कि अलग अलग जगह भूमि दान किया गया है, लेकिन उनका जो कैलकुलेशन, भूमि की पैमाइश है, वो अलग अलग है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। मतलब ये है कि जैसे जैसे अलग अलग एरिया में कहीं पर जो जमीन दी गई है दान में, तो कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, वैसे ही वहां के नियम कानूनों में भी बड़े बड़े बदलाव हैं। वहां पर अधिकार भी बदल गए हुए हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अब यहाँ पर जो इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, वो दो मत रखते हैं, दो पक्ष है उनका। कुछ का कहना है कि भूमि दान केवल इसलिए किया गया था ताकि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर में थोड़ा सा नया बदलाव आए, एग्रीकल्चर का उपज बढ़े और भी बाकी चीजें हों। और कुछ लोगों का कहना था, या कुछ इतिहासकारों का कहना है, कि भूमि दान शायद इस वजह से दी गई थी ताकि जो राजनीति है, इनकी कमजोर राजनीति होती जाए, शासन में जो शासक है उनका प्रभुत्व जब कम होता है तो वो दान करते हैं।
ब्राह्मणों को दान किए, क्योंकि वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और वो लोग जो कह देते थे धीरे धीरे करके लोग सब मानते थे। तो क्यों ना इन्हीं को दान दिया जाए और उनका राजनीतिक प्रभुत्व फिर से बढ़ जाए। तो ये दो पक्ष हैं इतिहासकारों का। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि जो सामंत हैं, जैसे ही उनका समर्थन कम होता है, अब जिनको जमीन मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो राजा की प्रशंसा करेंगे और राजा की तरफ हो जाएंगे। ऐसा करके राजा बहुत सारे लोगों का समर्थन जुटा लेते हैं। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। जैसे कंट्रोल कम होता था, ये कुछ न कुछ अपनी पावर को दिखाने के लिए जमीन दान कर देते थे। यहां पर यह बात लिखी हुई है। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है कि प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, ये कुटुंबिनों किनको कहा गया है? जो गांव के गृहस्थ को संभाल रहे हैं और कृषक हैं। ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। क्या आदेश देती है? ये प्रभावती जो है वो आदेश दे रही हैं। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इसका मतलब ये है, प्रभावती गुप्त ने अभिलेख में लिखवा दिया कि इस गांव को हम दान कर दिए हुए हैं और दान करने के साथ ही जितने भी टाइप के टैक्स ले रहे थे, जितने भी टाइप की चीजें तुम हमें दे रहे थे, वो सब चीजों से आज से तुम मुक्त हो। इस राज्य आदेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्णित किया। यहाँ पे लिखा है अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। यहाँ जैसे एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश देती होती। यहाँ पर अग्रहार शब्द का मतलब बताया गया। यह आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं? जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। शिल्पकार किनको? घुमक्कड़ और लगभग एक ही स्थान पर रहने वालों को कह रहे हैं। और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। इसके बाद टॉपिक है नगर एवं व्यापार का। इस पर देखते हैं। नए नगर। आइए नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थीं। सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। संचार मार्गों के किनारे समझ रहे, एक दूसरे जगह जाने के। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। तो ये पुहार एक स्थान का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये समुद्र तट के किनारे थे। बाकी के बारे में तो आप पढ़ते पढ़ते जानने लग जाए, लेकिन यहाँ पर पुहार का चर्चा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। टॉपिक है नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो जमीन के नीचे हो गया, अब वहां पर लोग रह रहे हैं, इस वजह से खुदाई नहीं कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि आखिर शासक कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था, किस तरीके से किलेबंदी थी, तो ये आज हम खुदाई करके नहीं पता कर सकते, क्योंकि पहले से ही जनसंख्या वहां पे है। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। तो ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना। मिट्टी का एक अच्छी मिट्टी के बने कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी हुई है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। साथ ही यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ है। पहले एक गांव था पाटलीग्राम, वही बढ़ते बढ़ते पाटलिपुत्र बना है। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री शैवान त्वांग 7वीं सदी हुएनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो ये पाटलिपुत्र का अपना इतिहास बताया गया है शॉर्ट में। अब इसके आगे देखते हैं। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते थे। अभिलेखों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक प्रतिमा की भेंट है। यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। इसको स्थापित करने की बात कही गई है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और नगर राज्य हैं, जैसे कि ये कुषाणों का है, ये गुप्त, यहाँ शक, यहाँ वाकाटक, यहाँ सातवाहन और इधर और यहाँ पे चोल, चेर और ये है पांड्य। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। तो उत्पादकों और इनके संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजारों में बेच देती थी। तो यहाँ पर व्यापारी और उत्पादकों का जो अपना संघ था उसे श्रेणी कह रहे हैं। और ये संघ क्या किया करते थे? कच्चे माल को खरीदते थे, उससे सामान बनाते थे, मार्केट में बेच देते थे। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था, कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक के भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पानी वाला एरिया था, नदी थे, समुद्र थे, उनका यूज किया जाने लग गया था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यहाँ पर दमनात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। तो जो पानी वाला मार्ग यूज करते थे, समुद्र वाला मार्ग यूज करते थे, नदी वाला यूज करते थे, तो उनमें कौन कौन रहता था? जैसे जो घोड़े खच्चर यूज करते थे, जो बैलगाड़ी यूज करते थे, ये सब लोग रहते थे, जानवरों के दल के साथ रहते थे। तो उन लोगों को यहाँ पर व्यापारी कहा गया, वो व्यापारी इसका यूज करते थे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्थल मार्ग है उनमें कौन कौन रहते थे? पैदल चलने वाले होते थे, बैलगाड़ी से, घोड़े खच्चरों से, जानवरों के दल से चलने वाले लोग थे। इसके अलावा लोग समुद्री मार्ग का भी यूज करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। तमिल भाषा में मस्थूवन और प्राकृत में सतवाह और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तमिल भाषा बोलते हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो इन मार्गों का यूज करते थे या सफल व्यापारी थे, वो उनको क्या कहा गया? मस्थूवन। अगर प्राकृत भाषा में बोले तो सतवा या सेट्टी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विस में यहाँ पर इस टाइप की पूछ सकता है कि मस्थूवन क्या है, सतवा क्या है, सेट्टी क्या है, ये विकल्प में दे देता है। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों और कपड़ों, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। हमारे यहाँ काली मिर्च ज्यादा होते थे और मसाले अभी भी होते हैं और इन्हें निर्यात किया जाता है। मालाबार तट, आधुनिक केरल, जो आज का केरल है, उसी के एरिया में मालाबार तट भी है। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। यूनानी यात्री ने लिखा था, क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसमें क्या लिखा है? भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे जहाज भेजते थे। जो विदेशी व्यापारी होते थे वो जहाज भेजते थे। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि की मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरे और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में आयात होता है। तो आयात निर्यात का जो ये लेखा जोखा है, ये अभी नहीं, बहुत सदियों पहले का है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थर से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। तो इस बुक का नाम याद रखना। थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि क्या आयात और निर्यात उस टाइम पर किया जाता रहा है, और ज्यादा खास यहाँ पर नहीं है, आप इतिहास के तौर पर जान लें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब ये कि हमारे पास जो सामान है, तुम्हारे पास जो सामान है, तुम अपना सामान दो, मैं तुम्हें अपना सामान देता हूँ, इस तरीके से होता था। लेकिन दिक्कत तब आती थी कि ऐसे इंसान को ढूंढने में जिसके पास
वो सामान हो जो हमें चाहिए और जिसको हमारा सामान चाहिए। मतलब दोनों पक्ष को एक दूसरे का सामान चाहिए होगा, तब जाकर के वो इंसान विनिमय प्रणाली यूज कर सकता था, मतलब लेन देन कर सकता था। और दूसरी दिक्कत ये होती थी कि किसी इंसान को, किसी एक को वो सामान तो चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, या चाहिए भी था तो क्या होता था, जैसे कि वो सामान छोटा है, दूसरे इंसान के पास सामान बड़ा है, तो ऐसे में क्या होता था कि बड़ा सामान कुछ ऐसा है जिसे तोड़ कर काट कर नहीं दे सकते, तब ऐसे में दिक्कत होती थी कि उसकी जगह हम क्या दें। फिर बाद में सिक्कों का प्रचलन हो गया, जैसे कि आज नोट है, सिक्के हैं, तो उसके वजह से जो बाजार प्रणाली थी वो बहुत आसान हो गई, लेन देन बहुत आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए। आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कही गई है। ये आहत सिक्के क्या होते हैं? ऐसे सिक्के जैसे चांदी के बनाए गए, गोल गोल बना दिए, चौकोर बना दिए, जो सिक्के उस टाइम पर चलते थे। कोई उसमें इमेज नहीं, कोई लिखा हुआ नहीं, बस ठोक ठठा के बना दिया गया सिक्के टाइप का, वो है आहत सिक्के। तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी पहले से ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्र का पता लगाया है। आज सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी सिक्कों ने जारी किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला सिक्का हिंद यूनानी जारी किया था, ये ध्यान रखना है, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ये याद रखना है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन जारी किया? कुषाण शासकों ने। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पूर्व स्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पूर्व स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। व्यापार राजनीतिक सीमाओं से नहीं बंधा था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। यहाँ पे पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है, और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा गया है। तो ये बुक का नाम भी यहाँ पर उसका क्या मतलब है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योधे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा के जो एरिया है वहां योधे थे और इन लोगों ने सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या मिले हैं, जिनसे योधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। गुप्त शासकों ने जो सोना यूज किया था सिक्के में, वो सबसे उत्तम या सबसे अच्छी क्वालिटी का था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का एक अध्ययन है, ये ध्यान रखना है। मुद्रा शास्त्र वैसे तो नाम से ही पता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि, उनके धातुओं का विश्लेषण, जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रा शास्त्र क्या है, ये कुछ शब्दों जब लिखना होगा तो ये ध्यान रखना। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए,
क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? तो लोगों के अपने अलग अलग मत थे। यहाँ पर ये सिक्के देखिए, आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर इन्हें बनाया जाता था। तो ये आहत सिक्के क्या होते हैं ये भी लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जाने रहे। मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अपनी बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है, अब हम ये जानने वाले हैं। देखो, ये एक अभिलेख है, ये अशोक का एक अभिलेख है और ये अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर। तो अशोक के टाइम पर का कबूतर ऐसे लिखते थे, चा चम्मच ऐसे, ढा ऐसे, दा ऐसे, माँ ऐसे और रा ऐसे। इस तरीके से अक्षरों को पहचाना गया और अभिलेखों को पढ़ा जाता है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। तो किस तरीके से पढ़ा गया, कैसे शुरुआत हुई, यहाँ पर यह बताया गया। जो ब्राह्मी लिपि को पढ़े हैं यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने इंडिया के पंडितों की मदद ली और उन्हीं के माध्यम से इन सारे अक्षरों को ढूंढा गया, समझा गया, फिर पढ़ा गया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि थी, पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद टॉपिक है खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब ये देखते हैं। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। कैसे? इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं, जो कि लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे, इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए आ, प्रयुक्त किया गया है। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अब इस पर देखते हैं। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इतिहासकार किस तरीके से पढ़े, यहाँ पर अशोक के दो अभिलेख लेंगे, उन दोनों अभिलेख में क्या क्या लिखा है वो समझेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर। तो यहाँ पे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में भी और सिविल सर्विस एग्जाम में भी। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय
शैली, भाषा, पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेख में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल ना जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग इन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर कहा गया है कि भाई अभिलेख लिखवा दिए, मार्गों पर लिखवाए, पत्थरों पर लिखवाए, पर क्या पढ़ने वाला सच में खड़े होकर पढ़ता था? मतलब जिनके लिए लिखवाया गया है, तो उसी बात पर यहाँ ध्यान दिया गया है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला, अर्थात अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका? तो कई सारे सवाल हैं जो इतिहासकारों के अपने मन में है। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेख से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। अब किसी चीज को जिस समय लिखा गया था वो किस भाव से लिखा गया था, उस टाइम पर लिखने की किस प्रकार से प्रक्रिया यूज की जाती थी, ये समझना और उसे सही समझना ये बड़ा मुश्किल काम होता था। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसीलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। ये जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। तो ध्यान देने वाली बात है, इतिहासकार बनना भी इतना आसान नहीं है, उस पर खोज करना भी आसान नहीं है। चीजें जो मिली हैं हम उसे सही समझ रहे हैं, हम आज के हिसाब से जोड़ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर उसका मतलब कुछ और रहा हो, और जितना मतलब हम निकाल रहे हैं क्या उसका मतलब उतना ही निकलता है या उससे ज्यादा निकलता है। ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं।
अर्थात राजनीतिक आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन पाए। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। ये निष्कर्ष के तौर पर बताया गया है। ये चीज आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्र लेख है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसे लिखा गया था और इसमें लिखे हुए अक्षर कुछ इस तरीके से हैं कि इसे हम तो पढ़ नहीं सकते। जिन्होंने खोज की है वो खुद बड़े लंबे समय बाद इसे पढ़ पाया होगा। और यहाँ पर कुछ कालखंड है। ये कालखंड लिखा हुआ है राजनीतिक और आर्थिक विकास से रिलेटेड। 600 से लगभग 500 ईसा पूर्व के बीच धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहा सिक्के से रिलेटेड घटनाएं हुई। 500 से लगभग 400 ईसा पूर्व के बीच मगध शासकों की सत्ता पर पकड़ के बारे में। 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर का आक्रमण हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। 272 से और 268 से 231 ईसा पूर्व, इस समय के बीच में अशोक का शासन चल रहा था। फिर टाइम है 185 ईसा पूर्व का, मौर्य साम्राज्य का अंत होने लग गया। 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व के बीच में पश्चिमोत्तर में शक शासन आया। दक्षिण में चोल आ गया, चेर और पांड्य आ गए। दक्कन में सातवाहन आ गए। ये तो हमने मैप में भी देखा। लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी, इसके बीच में पश्चिमोत्तर के जो शक शासक थे वो आ गए। रोमन व्यापार और सोने के सिक्के के बारे में यहाँ पर आप जानेंगे। इस समय के बीच में 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। 100 से 200 ईस्वी के बीच में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेख के प्रमाण मिले हैं। लगभग 300 ईसा में गुप्त शासन का प्रारंभ होता है। 335 से 375 का टाइम होता है। इस टाइम पर समुद्रगुप्त का शासन हो रहा होता है। 375 से 415 के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में वाकाटक का शासन था। यही की बात हमने कही थी, प्रभावती गुप्त, उनकी भूमि के बारे में और वाकाटक के शासक से जो विवाह हुआ था उसके बारे में भी। 500 ईसा से 600 ईस्वी के बीच में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। 606 से 647 ईस्वी के बीच में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन होते हैं। चीनी यात्री हेनस्वांग की यात्रा के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। और लगभग 712 में अरबों की सिंध पर विजय। तो ये लगभग तक की घटनाओं का बताया गया है। यहाँ पर एक नोट लिखा है, आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है। साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ये राज्यारोहण कहा गया। तो ये लगभग तक का समय बताया गया। पूर्णतः यहाँ पूर्ण रूप से निश्चित करके नहीं बताया गया, इसी वजह से। इसके बाद है काल रेखा। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। 19वीं शताब्दी में 1810 का दशक था जिसमें कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का अर्थ निकाला गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से याद रखना। 1877 अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेख के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 दक्षिण भारत के अभिलेख की शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटक का प्रथम अंक है। 1888 एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक है।
1965 से 66 के बीच में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी प्रकाशित की। तो ये कुछ डेट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें से 1838 वाला जो समय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एग्जाम के हिसाब से जो भी चीजें थी वो बता दी गई, बाकी आपको इतिहास के तौर पर जानना है और फिर छोड़ देना है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।